हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष और मैं आप सभी का इस ज्ञान गंगा चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री में अभी हम पढ़ रहे थे सेकंड चैप्टर क्लास 12th एनसीईआरटी पढ़ना आसान नहीं है, ये बात एक्सेप्ट करते हुए फिर से आज मैं कहूँगा कि इतिहास अगर हम पढ़ रहे हैं बिल्कुल भी ये ना सोचे कि ये कनेक्ट करेंगे नहीं, कनेक्ट होगा नहीं। जैसे आपने साइंस पढ़ा, जैसे आपने साइंस को एक दूसरे से मर्ज करता हुआ चला, एक दूसरे से कनेक्ट करता हुआ चला, इतिहास भी कनेक्ट करके तो देखिए बहुत आनंद आने वाला है। इतिहास से अच्छी कोई सब्जेक्ट नहीं हो सकता। आप इसकी भावनाओं में जाइए, इसकी डिमांड को पूरा कर दीजिए बस। और डिमांड क्या कहता है कि सिर्फ आप इसके सीक्वेंस में पढ़ें। जो सीक्वेंस नहीं होता मैं मेंटेन कराने की पूरी जिम्मेदारी लिया हूँ और आगे बताता चलूँगा। तो इसी भरोसे के साथ आपको मैं आगे लेकर चलता हूँ। और अभी तक जो आपको मैं बताया, अगर एक बार मेंशन करा दूँ, सबसे पहले आप देखे थे कि मगध का उदय कैसे हुआ, मगध साम्राज्य का। फिर मगध साम्राज्य में आप वंश परंपरा देखे थे। वंश परंपरा में मैं आपको याद रखने के लिए बोला था हसीन मौर्य। तो हसीन में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश। फिर मैंने मौर्य वंश की सामाजिक स्थिति के बारे में थोड़ा बहुत ही बात कर पाया क्योंकि यहाँ पे नहीं है। फिर भी अगर आप मौर्य वंश को और डिटेल से पढ़ना चाहेंगे, उसकी सामाजिक, उसकी आर्थिक, उसकी राजनीतिक, उसकी धार्मिक सारी स्थिति को समझना है, कर व्यवस्था कैसा है, वहाँ पे एग्रीकल्चर कैसे हो रहा है। साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मौर्य साम्राज्य के जस्ट बाद आपको जो आएगा मैं एक बार कनेक्ट करा दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल टॉपिक जो लेके शुरू करता हूं। तो अगर आप मौर्य के बाद देखेंगे तो जैसे आपको अभी बता रहा था कि हर्यक वंश, फिर आप देखेंगे शिशुनाग वंश, फिर आप देखेंगे नंद वंश। इसी नंद वंश के महापद्म नंद को मारा था चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मौर्य वंश। और इस मौर्य वंश के अंतिम शासक वीरदत्त को मारेगा पुष्य मित्र शुंग और स्टार्ट क्या हो जाएगा, शुंग वंश। ठीक है, तो शुंग वंश में देखेंगे, उसके बाद आएगा कण्व वंश। इसी कण्व वंश के साथ नीचे आएगा सातवाहन वंश और यही सातवाहन वंश के आज आपको यहाँ पे जुड़ा हुआ नजर आएगा। जैसे कुषाण जो लिखा हुआ है सातवाहन से ही संबंधित है। अब आप एक एक करके समझते आइए आज का जो टॉपिक है उससे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ राजधर्म के नवीन सिद्धांत। इसका मतलब जो राजधर्म था उसमें नए नए क्या क्या सिद्धांत चल रहे थे। तो पहली बात आप देखेंगे दक्षिण भारत के राजा। अभी आप सीधा उत्तर भारत से दक्षिण भारत जा रहे हैं, थोड़ा एनसीईआरटी में ये चीज़ सिलसिलेवार तरीके से नहीं है, फिर भी मैं आपको जरूर जोड़ता हुआ चलूंगा। तो फिलहाल जो पढ़ रहे थे उसी से संबंधित एक चीज़ है कि दक्षिण भारत के राजा साथ साथ वहाँ का सरदार, इन दोनों के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ के जो सरदार होते थे दक्षिण भारत के, वो काफ़ी शक्तिशाली व्यक्ति ही बनते थे। और ये जो सरदार का पद दिया गया था, ये पद वंशानुगत था। ठीक है, बाद में देखेंगे कई जगह वंशानुगत नहीं मिलेगा, लेकिन जनरली क्या होता था, परंपरा से चला आ रहा था, वंशानुगत रूप से चला आ रहा था। इस सरदार का जो समर्थक होता था इन्हीं के खानदान के लोग होते थे, इसलिए बोला कि इन्हीं के खानदानी व्यक्ति द्वारा इनको सपोर्ट किया जाता था, इनको मदद दिया जाता था। देखिए सरदारों का कार्य, ये युद्ध के समय नेतृत्वकर्ता का काम करते थे। दूसरी बात, अगर कहीं विवाद होता है तो वो विवादों का भी सुलझाने का काम करते थे। साथ साथ देखेंगे पूजा पाठ जो अनुष्ठानिक काम होता था वो भी कराने का दायित्व उन्हीं सरदारों को दिया गया था। ठीक, साथ साथ दक्षिण भारत के अगर इतिहास देखेंगे तो तमिल करम में इनके बारे में जिक्र किया हुआ है। और खासे तौर पे तीन नाम, चोल, चेर और पांड्या, ये तीन वंश होते थे उस समय। तो चोल वंश देखने को मिलेगा तमिलनाडु में, साथ साथ पांड्या वंश भी आपको मिलेगा तमिलनाडु में। लेकिन अगर चेर वंश देखेंगे तो ये वर्तमान के केरला के क्षेत्र में मिलेगा और ये दोनों कहाँ, तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन पूछ देते हैं, मैच कराने, मिलान कराने ऐसा देंगे। ठीक है, तो चोल वंश के बारे में बोला जाता है कि ये राज्य बहुत ही समृद्ध और अस्थायी रूप से अस्थायी सिद्ध हुए। इसका मतलब इनके पास काफी धन संपदा होगा और जब जब धन संपदा की जरूरत पड़ता था चोल शासकों ने श्रीलंका को लूटा। कई बार जाकर राजेंद्र चोल जब पढ़ाऊंगा तो देखेंगे राजेंद्र चोल जब जब संपत्ति का जरूरत पड़ता था वो श्रीलंका पे अटैक करके धन लूट कर वापस आ जाता था। ठीक है, इसका स्रोत क्या है तो देखेंगे तमिल संगम ग्रंथ। एक्चुअली तमिल आप देखेंगे तो बाद में आपको एक संगम साहित्य पढ़ने को मिलेगा, इसी एनसीईआरटी में है वो उसका जिक्र। तो मैं आपको संगम काल पढ़ाऊंगा, उस संगम काल में आप इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे। साथ साथ आप दो तीन उनके ग्रंथों का नाम सुनेंगे, जैसे तोल्काप्पियम मैं बताऊंगा तभी उसका जिक्र करूंगा। नेक्स्ट देखेंगे उसका शासक। शासक क्या करते थे, कर वसूली करते थे और कहाँ से ज्यादातर टैक्स आता था, व्यापारियों से आता था। इसका मतलब उस समय चोल, चेर, पांड्या के शासनकाल में व्यापारियों का ठीक ठाक बोलबाला था, क्योंकि व्यापारी ही टैक्स दे रहे हैं। इसका मतलब उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं किसानों की कमी होगी और व्यापारियों का उत्थान ज्यादा हुआ होगा। अगली बात अगर देखेंगे कुछ अन्य शासक, तो मैं सातवाहन का नाम लिया। अब देखिए सातवाहन वंश कहाँ से आया, इसीलिए मैंने बोला कि हर्यक वंश, शिशुनाग और नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश के बाद आता है सातवाहन वंश और इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया। तो मैं सातवाहन को यहाँ से आपका लिंक करा देता हूँ। ये चीज़ें एनसीईआरटी में गायब है, बिल्कुल गायब है।
फिर भी जब मैं इतिहास पढ़ा रहा हूँ तो जो भी चीज़ें गायब है मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ और बाकायदा पूरा एक एक चीज़ ढंग से मैं आपको पढ़ाता चलूँगा। फिलहाल आप जैसे एनसीईआरटी है एक बार ओवरव्यू ले लीजिए, एक बार इसके थ्रू चले जाइए। क्या बोल रहा हूँ सातवाहन वंश के बारे में कि ये मध्य और पश्चिमी भारत के क्षेत्र में थे। मध्य भारत का क्षेत्र की बात करूँ तो इस तरह से देखेंगे, ये मध्य भारत का क्षेत्र होगा कुछ, और पश्चिमी भारत का मतलब इधर का क्षेत्र होगा। ठीक, सन मतलब 2000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी के आसपास की बात है। और साथ साथ सातवाहन के बाद आता है शक वंश, इसके बाद आएगा। ठीक है, तो शक वंश यहाँ देखने को मिल रहा होगा। ये पश्चिमोत्तर बोल रहा है, इसका मतलब अगर आप देखते होंगे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो पश्चिमोत्तर ये वाला पार्ट होगा। ठीक, तो पश्चिमोत्तर में और पश्चिम में एशियाई मूल के शासक माने जाते थे ये शक। ठीक है, अगली बात देखेंगे दैविक राजा के बारे में। ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा क्योंकि दैविक राजा क्या होता था, ये लोग कई बार क्या करते थे कि देवताओं का उपाधि लेते थे और अपने नाम के पहले देवताओं का नाम लिखा करते थे। ऐसे में ये अपना वर्चस्व को साबित करना चाहते थे, साथ साथ लोगों में इस चीज़ का सम्मान बढ़े ऐसा भी सोचकर ये काम कर रहे होते थे। कई ऐसे, जैसे आप गुप्त में भी देखेंगे, समुद्रगुप्त अभी आज पढ़ने वाले हैं, आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो समुद्रगुप्त के बारे में जाहिर सी बात है आज डिटेल से मैं बताऊंगा। लेकिन उसके अलावा भी देखेंगे जो चीनी शासक होते थे वो भी अपने में सूर्यपुत्र लिखते थे। साथ साथ कुषाण शासकों को अगर आप देखेंगे तो उन्होंने भी देवपुत्र का जिक्र किया हुआ है। आता हूं मैं वहां पे। दैविक राजा, देखिए राजा अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने हेतु देवताओं से खुद को जोड़ देते थे। ठीक है, देवपुत्र कहलाते थे ये लोग। आगे मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासक थे। इसका मतलब मध्य एशिया अगर आप देखेंगे तो अगर मैं मध्य एशिया की बात करूं तो देखेंगे कजाकिस्तान होगा, किर्गिस्तान होगा, ताजिकिस्तान होगा, तुर्कमेनिस्तान होगा, उज्बेकिस्तान होगा। तो ये 5 जो देश होते हैं वो मध्य एशिया के बाद मध्य एशिया के क्षेत्र में आते हैं। ठीक, तो वही बोल रहा हूँ कि मध्य एशिया से पश्चिमोत्तर भारत तक शासन करने वाले कुषाण शासक कहलाते थे। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुषाणों का जो उस समय का साम्राज्य होता था काफी बड़ा होता था। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी तक कुषाण शासक भारत के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। और ये कह रहा है कि स्रोत क्या रहेगा इनका जानने के लिए, तो साहित्यिक ग्रंथ भी है, पुरातात्विक ग्रंथ भी है। साहित्यिक उतना ज़्यादा नहीं है, किंतु पुरातात्विक ग्रंथ में अगर देखेंगे तो अभिलेख, सिक्के, मूर्तियाँ, और मूर्तियाँ इनका मिला है मथुरा के क्षेत्र में, अफगानिस्तान के क्षेत्र में। अफगानिस्तान बीच में क्यों हो गया? क्योंकि एशिया जो भारत है और मध्य एशिया को जोड़ने के काम कौन करेगा? अफगानिस्तान करेगा। ठीक है, साथ साथ देखेंगे कुषाण शासक अपने नाम के आगे देवपुत्र लगाते थे। ठीक है, और उसी में से एक नाम मैं ले रहा हूं कनिष्क का, क्योंकि कुषाण शासक में कनिष्क आएगा। और कनिष्क को अगर देखेंगे तो जो उन्होंने सिक्का बनवाया या चलवाया, तो उस सिक्के में एक साइड में अगर मान लीजिए ये हेड है और ये टेल है, तो हेड साइड में कनिष्क लिखवाया खुद अपना नाम और अपने बारे में, और दूसरे साइड में देखेंगे तो देवताओं का चित्र अंकित किया जाता था। इससे साबित होता है कि हर एक शासन अपने आप को देवताओं से जोड़ना चाहते थे। वहीं अगर चीनी शासक को देखेंगे तो चीनी शासक भी खुद को सूर्यपुत्र कहते थे। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया। अब आगे हम देखेंगे। आगे जो टॉपिक मैं ऑप्ट करूंगा वो है 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य। क्या मैं बोल रहा हूँ? 4वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त साम्राज्य। तो सबसे पहले गुप्त साम्राज्य के बारे में जो यहाँ पर आपको पढ़ना है इस चैप्टर में, वो सिर्फ है समुद्रगुप्त। मैं आपको बताया भी था पहले कि अगर गुप्त साम्राज्य को अगर देखेंगे तो काफ़ी विशाल साम्राज्य होता था और भारत के स्तर पर काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने शासन किया। साथ साथ गुप्त वंश के बारे में जानेंगे तो पहली बार जब मंदिरों का निर्माण भारत के स्तर पे होता है, बनाने वाले गुप्त वंश के शासक होंगे। अगर आप और देखेंगे तो बहुत सारे सिक्कों का भी चलाया। साथ साथ गुप्त साम्राज्य ने बहुत ज़्यादा भारत के स्तर पर व्यापारों को भी बढ़ावा दिया। अगर गुप्ता डायनेस्टी की मैं बात करूं, उसके शासकों की मैं बात करूं, तो सबसे पहले आप देखेंगे श्रीगुप्त पढ़े थे, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आए थे, उसके बाद समुद्रगुप्त आए थे, उसके बाद आपके सामने चंद्रगुप्त द्वितीय आए थे, उसके बाद आप देखेंगे रामगुप्त थे, रामगुप्त के बाद अगर देखेंगे तो कुमारगुप्त थे, कुमारगुप्त के बाद अगर आप शासन के बारे में सोचेंगे तो स्कंदगुप्त मिलेंगे, और स्कंदगुप्त के बाद अंतिम शासक होंगे विष्णुगुप्त। तो इतने सारे गुप्त साम्राज्य के शासक हैं, किंतु जो हमारे पाठ्यक्रम में इस समय पढ़ना है वो सिर्फ समुद्रगुप्त है। तो मैं आपको बताता चलूं इसका स्रोत गुप्त साम्राज्य के बारे में साहित्यिक भी है और पुरातात्विक भी है। दोनों स्रोतों के बारे में बहुत ज्यादा मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। ठीक है, तो क्या मैं बोल रहा हूं कि साहित्यिक स्रोत में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुआ वो है कवि, और साथ साथ देखेंगे लेखक। तो कवि का और लेखक का दोनों की रचनाएं पढ़ना है। और आपके एग्जाम में कई बार कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जहां ये क्वेश्चन नहीं आया होगा कि प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है।
हरिसेन आप टिक करते हो। मैं आज इसके बारे में बताऊंगा कि हरिसेन कौन है और प्रयाग प्रशस्ति इनने क्यों लिखा। सबसे पहले प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत भाषा में समुद्रगुप्त की प्रशंसा के लिए लिखा गया और लिखने वाले व्यक्ति का नाम है हरिसेन। क्यों हरिसेन लिखेंगे समुद्रगुप्त के बारे में? बहुत सारे उस समय लोग थे, उनके बारे में क्यों नहीं? क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे और दरबारी कवि का मतलब कि उनके दरबार में ही रखकर वो रचनाओं का उल्लेख करते थे या रचना लिखा करते थे। आप लोग को एक बात एकदम क्लियर कट पता होगा कि जो जो राजा का प्रशंसा करेंगे उस समय देखते होंगे सोने का असरफियां सिक्के दिया जाता था, ठीक है। तो जाहिर सी बात है राजा के प्रशंसा में ही ज्यादातर चीजें लिखी गई है। इसी वजह से इतिहास को सच्ची अर्थों में समझने में थोड़ी कठिनाई यहाँ पे होती है, क्योंकि जो लोगों ने लिखा है साहित्य वो राजा के बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिखा गया है। ये बात सत्य है, एक्सेप्टेबल है, ठीक है। कई ऐसे स्रोत मिलेंगे जहाँ पे ये बात आपको देखने को मिलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। तो अगली बात देखेंगे, पुरातात्विक स्रोत में मिलेगा अभिलेख, सिक्के, कुछ कुछ जब मूर्तियां बन रही थी तो वहां पे भी मिले, और सिक्कों में भी अलग अलग तरीके से देवताओं का भी अंकन किया गया, जैसा भी समुद्रगुप्त के बारे में भी बताऊंगा तो वहां भी देखेंगे। इसके अलावा अनेक अभिलेख यहाँ पे और मिलेंगे, जैसे आभूषण वगैरह मिलेंगे, तो आप लिख भी सकते हो आभूषण, मंदिरों के अवशेष, समझ रहे हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात देखिए, ये दिमाग में जरूर रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति हरिसेन ने लिखा था और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है, ये भी क्वेश्चन पूछा है कि किस भाषा में लिखा गया था, ठीक। तो क्या ऐसा प्रशस्ति में लिखा गया, मतलब कितना प्रशंसा किया गया, देखते हैं। पहला, धरती पर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है समुद्रगुप्त का। दूसरी बात लिखा गया, परमात्मा पुरुष है ये, इनका हृदय कोमल है। अगली बात, पीड़ितों के उद्धारक हैं, इसका मतलब जो भी दुखी, शोषित, वंचित है उनके उद्धारक है ये। साथ साथ देवताओं के समान है, मैं कह रहा हूं देवताओं के समान है, मतलब एक से अत्यधिक देवताओं से इसका तुलना किया गया है। और उस समय कुबेर के समान बताया गया जो धन के देवता होते हैं, वरुण के समान बताया गया जो समुद्र देव होते हैं, इंद्र के बारे में बताया गया जो वर्षा देव होते हैं, और यम के बारे में बताया गया जो मृत्यु देव होते हैं। इसका मतलब इन चारों से कंपेयर किया गया समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन के द्वारा। समझ पा रहे कितना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखा गया। क्या ऐसे में इस ऐतिहासिक स्रोत को आप सत्य मानेंगे? नहीं मान पाएंगे। कई बार हिंदी साहित्य जो जिनका होगा वो अगर मुझे सुन रहे होंगे तो वो महसूस करते होंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारा ऐसा पढ़ना है कि काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक जो स्रोत हैं उनमें बिलीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। अगली बात आप देखेंगे, बदलता हुआ देहात। देहात का मतलब होगा भाई रूरल एरिया, जानबूझ के मैं ये मेंशन करा दिया हूँ, कई लोग इस शब्द को नहीं समझ पाएंगे। तो देखिए, बदलता हुआ देहात, इसका मतलब देहात पहले कुछ और था और अब कुछ और है और बदल रहा है। सवाल उठता है क्यों और कैसे बदल रहा है। इन चीज़ों को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जनता में राजा की छवि होती थी, ठीक है, जनता में राजा की छवि होती थी, इसका मतलब राजा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और जातक कथाओं के माध्यम से, ठीक है। और पंचतंत्र पूछता है किसने लिखा है, नाम विष्णु शर्मा। जब पंचतंत्र याद रखिएगा, वैसे भी मैं लिख भी दे रहा हूँ, बाई विष्णु शर्मा। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है, ठीक है। तो पंचतंत्र और जातक कथाओं से पता चलता है, और जातक कथाएं बेसिकली पाली भाषा में लिखी गई थी और ये दोनों मौखिक कहानियां होती थी। बाद में इसको लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध करने का क्या मतलब हुआ दोस्त? लिखा है ना यहाँ पे कि बाद में लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध करने का मतलब हो गया कि बाद में इसे बुक का रूप दिया गया, उसमें लिखा गया, ठीक। क्योंकि जब तक लिपि नहीं होगा तो आप लिखोगे कैसे, ठीक है। पाली भाषा में होता था। कथाओं से क्या जानकारी मिली? देखिए, राजा टैक्स लेते थे, रात में डाकुओं का आक्रमण होता था और दिन में राजा टैक्स मांगने वालों का, राजा मतलब भेजते थे कि जाओ वहां से कर लेके आओ। ऐसे में लोग जंगलों की ओर पलायन कर गए और उत्पादन अचानक क्या हुआ, घट गया। तो इस समय मैं कह सकता हूं कि जो किसानों की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा बुरा था, ठीक है। लेकिन इसके तुरंत बाद आप देखेंगे कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए राजा लोग बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं। उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग जो भी संसाधनों की आवश्यकता होगी, राजा लोग उनका संसाधनों को भरपूर देने की कोशिश करते हैं और ऐसे में उत्पादन बढ़ता भी है। अब मैं उन्हीं बिंदुओं को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो अब आप समझिए उपज या उत्पादन बढ़ाने के तरीके। अभी तक मैं आपको बताया था किसानों की समस्याएं, अब मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा कि उत्पादन कैसे बढ़ेगा, क्या तरीका हो सकता है उत्पादन बढ़ाने का। देखिए, पहली चीज बोल रहा है जो हल था और सिंचाई के कुछ साधन बढ़ाएंगे और कुदाल की यूज करेंगे। ये तीनों शब्द को मैं आपको समझाता हूँ।
हल का मतलब पहले होता था लकड़ियों का बना हुआ, किंतु जब लोहे का खोज हो गया था मगध साम्राज्य के आसपास में, तब आप देखेंगे कि लोहे का हल बनने लग गया। अब ये सी बात है कि हल अच्छे से खेतों की जुताई कर पाएगी, ऐसे में क्या होगा, मृदा की उर्वरता बढ़ेगा। और यदि मृदा का उर्वरता बढ़ेगा तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि क्या बढ़ जाएगा, आपका उत्पादन। दूसरी बात, उत्पादन बढ़ाने के लिए माना जाता है कि सिंचाई का साधन की आवश्यकता अत्यधिक होगी। तो सिंचाई का साधन में उस समय नहर और कुआं और तालाब का इस्तेमाल किया जाता था, तो उसके चलते सिंचाई का साधन बढ़ा और फिर भी उत्पादन देखेंगे बढ़ेगा। कुदाल एक्चुअली एक इस शेप में होता है, अगर आप कभी देखे होंगे तो कुछ ऐसा बना होता है यहाँ पे, और एक बहुत बड़ा सा वो लगा होता है जिससे मिट्टी कोड़ने का काम आता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे, कुदाल कई लोग सुने होंगे तो, और नहीं समझिएगा तो ये लोहे का होता है और ये कोई लकड़ी का इस तरह से लगा होता है, और ये 3D में मैं फील तो नहीं करा पाऊंगा, ठीक है, समझ लीजिएगा भाई। नेक्स्ट बोल रहे हैं कुदाल की यूज खेतों की सभी क्षेत्रों में मृदा का उर्वरता को बढ़ाते थे। जहां हल नहीं जा सकता वहां कुदाल के माध्यम से उसको कुरेद दिया जाता था। और ऐसे में देखेंगे कि जो खेत का आकार होता था, जो कॉर्नर होता है, बेसिकली इस कॉर्नर में हल तो नहीं जा पाएगा इतने सब क्षेत्र में, तो ऐसे में इन क्षेत्रों में क्या करते थे, कुदाल से मिट्टियों को कोड़ दिया जाता था, उकेर दिया जाता था। तो इनके माध्यम से भी उत्पादन बढ़ा। और ऐसे में जब जब उत्पादन बढ़ेगा दोस्त, तो आप क्या करोगे, थोड़ा बहुत अनाज का अधिशेष करोगे। अधिशेष तभी होता है जब आराम से खा पी के थोड़ा बहुत बेच के बच जाए। इसका मतलब ठीक ठाक ट्रेड भी होगा और अधिशेष होगा। जिस राज्य में जिस किसानों का अधिशेष होगा, उस राज्य का राजकोष बढ़ेगा। मैं वही बता रहा हूँ आपसे कि जब अधिशेष ज्यादा होगा तो टैक्स क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। टैक्स का मतलब होता है कर। तो कर अगर ज़्यादा मिलेगा मेरे भाई, तो आप एक बात और समझ लीजिए कि राजकोष में धन क्या होगा, बढ़ेगा। जिस भी राज्य की बात हो तो राजकोष में अचानक क्या होगा, धन बढ़ने लगेगा। धन बढ़ने के कारण बोला जाता है कि साम्राज्य शक्तिशाली बनेगा, क्योंकि साम्राज्य शक्तिशाली बनेगा इस वजह से क्योंकि साम्राज्य अपना विस्तार भी कर पाएगा और साम्राज्य में सुख समृद्धि देखने को आपको मिलेगा। ऐसे में जाहिर सी बात है कि साम्राज्य स्ट्रॉन्ग होगा। तो बहुत सारे राजा जब आते थे तो धीरे धीरे क्या किए, काम करना शुरू किए इन चीज़ों पे जो बेसिक बुनियादी चीज़ होती है, जैसे कि सिंचाई के लिए। हालांकि वर्तमान समय से अगर मैं इसका कंपेयर करूं तो क्या भारत सरकार ऐसे योजनाएं नहीं लाती? क्या भारत सरकार हल के लिए नहीं, लेकिन आपका तकनीक के माध्यम से, जैसे वर्तमान में कहूँ ट्रैक्टर, क्या ये तकनीक नहीं है कि आपके जो खेत जुताई का जो साधन है उसको अच्छा बनाया जाए, उसमें थोड़ा और गतिशीलता लाया जाए, मतलब फास्ट किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो हल है उससे ज़्यादा इफेक्टिव होगा आपका ट्रैक्टर। दूसरी बात, यहाँ जो सिंचाई की बात की जा रही है, क्या सरकार नहीं नहरें बना रही है? और आप देखेंगे इंदिरा गांधी कैनाल जो राजस्थान में, सरकार ने ही बनाया। साथ साथ अलग अलग क्षेत्रों में देखेंगे कि बहुत सारे शासक जब आएंगे दिल्ली सल्तनत में या मुगल काल में, वो लोग भी नहर का निर्माण करेंगे। वर्तमान सरकार भी लगातार कुआं के माध्यम से, तालाब के माध्यम से, आपका जो मनरेगा होगा उसके माध्यम से इन सब चीज़ों पे काम कर रही है। तो वर्तमान में भी कुछ ऐसे ही इशारा होता है। जब भी आप मेंस का काम करें ना, तो इतिहास का पार्ट और वर्तमान का पार्ट कनेक्ट करने की कोशिश करें, इफेक्टिव ज़्यादा होगा। नेक्स्ट कुदाल की बात होती है, तो ये तो छोड़ दीजिएगा। अब ये समझिए, अब यहाँ पे अगर आप समझिए उत्पादन बढ़ेगा किसी देश का तो अधिशेष होगा, किसी देश में टैक्स बढ़ेगा, किसी देश का राजकोष बढ़ेगा, कोई देश स्ट्रॉन्ग होगा। हर राज्य, हर देश इस तरह से ही सोचती है, समझ पा रहे हैं? इसी वजह से भारत सरकार लगातार योजनाओं के माध्यम से किसानों की भूमिका को बढ़ाना चाहता है। जैसा मैं करंट अफेयर्स में कल कहा भी था कि प्राथमिक सेक्टर को अगर स्ट्रॉन्ग किया जाए तो द्वितीयक अपने आप स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट पे सेकेंडरी आश्रित है, और सेकेंडरी और प्राइमरी सही है, टर्शियरी अपने आप चलेगा। अगर टर्शियरी, प्राइमरी, सेकेंडरी तीनों अच्छा है मेरे दोस्त, क्वाटरनरी अपने आप भागेगा। तो इसलिए जो बेस है ना, जिस तरह से वर्तमान सरकार चाह रही है, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है। मैं कल भी उसका तारीफ कर ही रहा था। अगली बात देखेंगे, ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। कैसे ग्रामीण समाज में भिन्नताएं हैं? पहली बात देखिए, लोहे का जब आविष्कार हुआ और कुछ कुछ तकनीकी विकास हुआ तो जनरली देखेंगे कि उत्पादन तो बढ़ गया, किंतु हर व्यक्ति के पास जमीन का टुकड़ा समान तो नहीं होगा, नहीं समान होगा। इसके वजह से देखेंगे वितरण असमान होगा और छोटे किसान होगा और बड़े किसान बन जाएंगे यहाँ। और इसी छोटे किसान को एक शब्द कहते हैं गृहपति। कई बार ये शब्द एग्जाम में पूछता है कि गृहपति क्या होता है। व्यापारी होता है, बड़े किसान होता है, जमींदार होता है, फलाना ढिमकाना, तो दिमाग में रहे गृहपति छोटे किसान को कहते थे। बड़े किसान को ग्राम प्रधान कहा जाता था, जो बड़े बड़े जमींदार होते थे। ठीक है,
नेक्स्ट, जो गृहपति होते थे वो घर का मुखिया होता था, घर का हर एक काम इनके ही द्वारा किया जाता था, इसीलिए लिखा गया है कि घरों की सभी जरूरतों को पूरा करने का कर्तव्य गृहपति का होता था। ठीक, जो नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है उसमें आप देखेंगे नगर और व्यापार, नगरीय जनसंख्या, सिक्के और राजा और लिपि। कैसे नगर और व्यापार में अगर मैं बात करूं तो कैसे नगर के क्षेत्र में व्यापार बढ़ रहा था, साथ साथ देखेंगे कि कैसे नगरीय जनसंख्या बढ़ रही थी, नगरीय जनसंख्या कैसे प्रभावित हो रही थी, ग्राम से नगर कितना अलग था, और वहीं देखेंगे सिक्के और राजा, जो राजाओं का प्रभाव बढ़ रहा था। ऐसे में हर एक राजा चाहता था कि सिक्कों के माध्यम से वस्तु विनिमय को कम करके मुद्रा विनिमय को बढ़ावा दिया जाए। साथ साथ देखेंगे लिपि का भी रचनाएं काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक स्रोत को लिखने के लिए अनेक रचनाओं को सामने रखा जाता है, क्योंकि अलग अलग रचनाओं के माध्यम से जितना ज़्यादा समानता नजर आएगा उतनी पुख्ता माना जाता है वो स्रोत। ऐसे में लिपि का विकास होना भी बहुत जरूरी है। और अगर आप इतिहास मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कभी भी रटने पे भरोसा मत रखिए। आपको लगता होगा इतना सारा स्टोरी है, स्टोरी आपके दिमाग में फ्रेम कर जाएगा। अगर आप मेंस का एग्जाम लिखेंगे यही काम आएगा। कभी भी कोई सीक्वेंस में अगर नई चीज़ें रहेगा तो आपका हाथ वहाँ नहीं चलेगा। ये बार बार मैं आपसे कहता हूँ, इसलिए पढ़ने का तरीका यही है। और अगर लगता होगा किसी को बेहतर हो पाए तो जरूर सुझाव दीजिए, मैं एकदम तैयार हूँ आपका सुझाव एक्सेप्ट करने के लिए। आगे का जो टॉपिक है वो कल आपको मिल जाएगा। और फिर भी जो लोग नए जुड़े होंगे प्लीज़ प्रीवियस वीडियोज को देखते हैं, एक क्रम से देखें, चीज़ों को बिल्कुल समझ में आएगा। और साइंस पोर्शन में फिजिक्स और केमिस्ट्री, फिजिक्स समाप्त हो चुका है, केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं और हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ 11th का पॉलिटी पूरी पढ़ा चुका हूँ और क्लास 12th की ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी समाप्त किया हूँ। साथ साथ संडे को करंट अफेयर्स की क्लास दी जा रही है और काफ़ी अच्छे तरीके से उसे फ्रेम किया जा रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से। तो आप लोग जरूर विजिट करें प्लेलिस्ट में सारे फोल्डर बने हुए हैं। फिर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग दोस्तों को शेयर कर ही रहे होंगे और करते भी रहें। ठीक है, धन्यवाद।